Let us now study our next topic, बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौलीज प्रिंसिपल में हम लोग जब पानी ऊपर से नीचे आता है पाइप में, जब पानी ऊपर से नीचे आएगा तो उस पॉइंट पे, एक पॉइंट पे अगर वेलोसिटी v1 है तो नीचे आते आते वेलोसिटी कितना बढ़ जाएगा, अगर ऊपर प्रेशर p1 है तो नीचे प्रेशर कितना होगा। तो दोस काइंड ऑफ कैलकुलेशंस वी वांट टू डू। लेट अस कंसीडर दिस पाइप ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन। मान लो यहां पे एरिया अलग है और यहां पे एरिया अलग है, तो दैट इज अ पाइप ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन। तो यहां पे एट लेट अस से पॉइंट नंबर 1, ऊपर वाले पॉइंट को मैंने क्या बोला, पॉइंट नंबर 1, और नीचे वाले पॉइंट को मैंने क्या बोला, पॉइंट नंबर 2। तो पॉइंट नंबर 1 पे पानी का वेलोसिटी है v1 और पानी का प्रेशर है p1, और उस पॉइंट 1 पे पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है a1, और नीचे पॉइंट नंबर 2 पे लेट अस कंसीडर वेलोसिटी ऑफ वाटर इज v2 and area of cross section at point 2 of the pipe is a2 and pressure of water at point p2, यहां पे p2 प्रेशर है। दोनों का हाइट्स ले लेते हैं हम लोग। हाइट ऑफ पॉइंट 2 फ्रॉम ग्राउंड h2, हाइट ऑफ पॉइंट 1 फ्रॉम ग्राउंड h1। तो ऐसा हम लोग का ये डायग्राम, ये डायग्राम समझ में आ गया। एक पाइप है जिसमें हमारे पास वेरियस पैरामीटर्स हैं, प्रेशर, वेलोसिटी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हाइट। दूसरे पॉइंट पे भी सेम पैरामीटर्स, प्रेशर, वेलोसिटी, एरिया, हाइट। एंड हाइट कहां से, तो ग्राउंड से। हाइट इज मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल इज नथिंग बट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो 11th स्टैंडर्ड में सबने अप्लाई किया ही है, पढ़ाई है, तो एग्जैक्टली सेम बर्नौलीज प्रिंसिपल है, उससे ज्यादा कुछ और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो लेट अस सी द डेरिवेशन ऑफ दिस इक्वेशन व्हिच इज नोन एज बर्नौलीज इक्वेशन। तो बर्नौलीज इक्वेशन को हम लोग डिराइव कैसे करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज आई सेड वी विल अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन। जितना एनर्जी पॉइंट 1 पे है उतना ही एनर्जी पॉइंट 2 पे होगा। तो एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, दैट इज गिविंग अस दिस इक्वेशन व्हिच इज बर्नौलीज इक्वेशन। इसमें सिर्फ हम लोग को एक नया एनर्जी, नया टाइप का एनर्जी का हम लोग डिस्कस करेंगे विच इज प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी इज प्रेशर इनटू वॉल्यूम। प्रेशर एनर्जी, ये फॉर्मूला याद रखो, दिस इज प्रेशर इनटू वॉल्यूम। ये कैसे आया, तो हम लोग सोचते हैं थोड़ा सा। लेट अस कंसीडर द फॉर्मूला फॉर प्रेशर। प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। दोनों को हम लोग डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर को भी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को भी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया। अब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क, एंड एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वॉल्यूम। जैसे एक सिलेंडर का वॉल्यूम है, अगर मान लो एक सिलिंड्रिकल सरफेस है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। तो एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम। पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर इज द एरिया इंटू हाइट। तो एरिया इंटू लेंथ गिव्स वॉल्यूम, सिमिलरली एरिया इंटू डिस्टेंस गिव्स वॉल्यूम। अब वर्क जो है, वर्क को हम लोग एनर्जी मानते हैं, वर्क को हम लोग क्या मानते हैं, एनर्जी। वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। तो वर्क को हम लोग ने क्या लिख दिया, एनर्जी, और नीचे वॉल्यूम भी एज इट इज लिखा। अब ये जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी है वो प्रेशर के करस्पॉन्डिंग है, इसीलिए मैंने इसको क्या नाम दिया, प्रेशर एनर्जी। तो प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रेशर एनर्जी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। दैट इज हाउ वी डिराइव द फॉर्मूला फॉर प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी इज प्रेशर इंटू वॉल्यूम। तो ये हम लोग का डेरिवेशन हो गया इस इक्वेशन का। प्रेशर एनर्जी इज प्रेशर इंटू वॉल्यूम। नाउ व्हाट आर द काइंड्स ऑफ एनर्जी एट पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2? We have 3 kinds of energy. One is pressure energy, जो अभी हमने नया टॉपिक पढ़ा. Another is the school वाला potential energy और kinetic energy. So there are 3 types of energy at point number 1 and 3 types of energy at point number 2. So the total energy at point 1 equals total energy at point 2. Hence the sum of pressure energy, kinetic energy and potential energy at point 1 equals sum of
प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट नंबर 2. तो प्रेशर एनर्जी एट पॉइंट 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1 इक्वल्स प्रेशर एनर्जी एट पॉइंट 2 प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 2. नाउ प्रेशर एनर्जी पॉइंट 1 पे कितना होगा? P1 इंटू वी. अभी मैं V1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मान लो 1 सेकेंड में, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई कंसिडर टाइम इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड. 1 सेकेंड में पानी यहां से यहां पहुंचता है, 1 सेकेंड में पानी यहां से यहां पहुंचता है, तो उसका कुछ तो वॉल्यूम होगा V. 1 सेकेंड में पानी यहां से यहां पहुंच रहा है तो उसका कुछ तो वॉल्यूम होगा V. जितना पानी 1 सेकेंड में यहां से यहां पहुंचेगा, दैट सेम वाटर विल गेट आउट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. यहां पे भी उतना ही वॉल्यूम पानी का बाहर निकलेगा 1 सेकेंड में. जितना पानी का 1 सेकेंड में वॉल्यूम अंदर आ रहा है, उतना ही पानी का वॉल्यूम बाहर जाएगा 1 सेकेंड में. अमाउंट ऑफ वाटर इन 1 सेकेंड इनकमिंग इज अमाउंट ऑफ वाटर आउटगोइंग इन 1 सेकेंड. वॉल्यूम ऑफ वाटर इनकमिंग इन 1 सेकेंड इज वॉल्यूम ऑफ वाटर आउटगोइंग इन 1 सेकेंड. मास ऑफ वाटर इनकमिंग इन 1 सेकेंड is mass of water outgoing in 1 second. So what is the main point? Mass और वॉल्यूम हम लोग सेम लेंगे. तो इसीलिए देखो मैंने वॉल्यूम का जो टर्म है ये मैंने V1 V2 नहीं लिखा है, बिकॉज वॉल्यूम जितना आ रहा है उतना ही जाएगा. वॉल्यूम एंटरिंग एट पॉइंट 1 इज वॉल्यूम एंड लिविंग एट पॉइंट 2. तो V1 V2 यूज अलग अलग सिंबल नहीं करना है, बिकॉज V1 एंड V2 आर इक्वल. तो इसीलिए मैंने V1 V2 न यूज करके सिर्फ VV यूज किया. सेकेंडली, mass of water entering at point 1 is mass of water leaving at point 2 in 1 second. तो इसीलिए मैंने सिंबल M M M M यूज किया. M1 M2 नहीं यूज किया, यहां M1 वहां M2 नहीं यूज किया. जितना वाटर 1 सेकंड में यहां से आएगा उतना ही वाटर 1 सेकंड में वहां से जाएगा. mass of water entering is mass of water leaving. So I will not use two symbols M1 and M2 on LHS and RHS respectively. Hence I am using V on both sides, M on both sides. So this is our equation. Now we have already got our answer. यही हमारा बर्नौलीज इक्वेशन, इतना ही है. सिर्फ एक स्टेप बाकी है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखाने के लिए, बाकी कुछ नहीं. तो हम लोग पूरा इक्वेशन को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे. डिवाइड दिस होल इक्वेशन बाय वॉल्यूम. अब वॉल्यूम से जब डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम टर्म कैंसिल हो जाएगा फर्स्ट टर्म. यहां पे भी RHS का वॉल्यूम टर्म क्या हो जाएगा? कैंसिल. अब मास अपॉन वॉल्यूम जब होगा तो वो हम लोग डेंसिटी से रिप्लेस करेंगे. यहां भी मास अपॉन वॉल्यूम क्या करेंगे? डेंसिटी. देखो वॉल्यूम तीनों डिनोमिनेटर में वॉल्यूम टर्म है, वॉल्यूम 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 वॉल्यूम, सब डिनोमिनेटर में वॉल्यूम डिवाइड कर दिया. अब पहला टर्म में वॉल्यूम कैंसिल हो गया, बाकी में मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी लिख दिया. और डेंसिटी का सिंबल क्या है? रो. मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. तो यहां पे मैंने मास अपॉन वॉल्यूम को क्या लिख दिया? रो. मास अपॉन वॉल्यूम को क्या लिख दिया? रो. तो हेंस वी गेट आवर फाइनल बर्नौलीज इक्वेशन P1 plus half rho V1 square plus rho GH1 is equal to P2 plus half rho V2 square plus rho GH2. As you can understand, density of liquid जो फ्लो है, पानी है तो पानी फ्लो रहा है तो उसका डेंसिटी तो कांस्टेंट ही रहेगा. ऑयल है तो ऑयल का डेंसिटी कांस्टेंट रहेगा. तो हेंस वी यूज वंस इक्वल. यहाँ पे ρ1 डेंसिटी, यहाँ पे ρ2 डेंसिटी नहीं यूज करेंगे. डेंसिटी इज कांस्टेंट, तो ρ1 ρ2 मत यूज करो, रो ही यूज करो. तो हेंस P1 plus half rho V1 square plus rho GH1 is equal to P2 plus half rho V2 square plus rho GH2. This is our final Bernoulli's equation. तो ये सबको समझ में आया बर्नौलीज इक्वेशन कैसे है. This Bernoulli's equation has many applications which we will see in due course. थोड़ी देर में हम लोग ये सब एप्लीकेशंस पढ़ेंगे. स्पीड ऑफ इफ्लक्स, ये हमारा पहला एप्लीकेशन होगा बर्नौलीज थ्योरम का, which we'll see now. वेंचुरी ट्यूब, वेंचुरी मीटर भी बोलते हैं इसको, वेंचुरी ट्यूब विच इज यूज्ड टू मेजर द फ्लो ऑफ वाटर या फ्लो ऑफ फ्लूइड, ये भी हम लोग पढ़ेंगे. फिर एरोप्लेन कैसे ऊपर जाता है, एरोप्लेन का विंग का शेप कैसा होता है जो उसको ऊपर लेके जाता है, तो दैट वी विल स्टडी. देन एटोमाइजर मतलब क्या होता है? जैसे वो स्प्रे करते हैं, हीट अगर तुमने लिया हुआ, हीट मच्छर मारने का जो स्प्रे आता है, तो वो स्प्रे में से कैसे मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं, दैट ऑल्सो यूजेस बर्नौलीज प्रिंसिपल. फिर रूफ ब्लोइंग अप, मान लो हवा आया तो कभी कभी अगर मान लो गांव के घरों में जो पूरा जो छत है वो अगर मान लो ऐसा सादा झाड़ के पत्तों से बना हुआ है तो वो ब्लो हो जाता है. तो ऐसा क्यों? वो उड़ जाएगा हवा में.
So that is all using this Bernoulli's principle. That is what we will study. Now let us, if you have understood this topic, let us move on to our next topic, which is equation of continuity. Now before we go to equation of continuity, let me tell one thing. देखो ये जो प्रूफ मैंने बताया, दिस इज द मोस्ट सिंपल फॉर्म ऑफ प्रूफ. थोड़ा सिंपल फॉर्म है, बट 100% अंडरस्टैंडिंग के साथ है. कोई चीज में ऐसा एम्बिग्यूटी नहीं है कि कैसे आए. बट इफ यू प्रीफर सम बुक्स, देन दिस प्रूफ विल बी डिफरेंट इन दैट बुक. तो देखो कभी कभी प्रूफ डिफरेंट होता है एंड इट विल बी कॉम्प्लिकेटेड. तो कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, गलत भी रहेगा. कई जगह पे प्रूफ गलत भी होता है, कॉम्प्लिकेटेड भी होता है. तो I don't want to teach you something wrong and complicated. Hence, I am preferring this simplistic proof. थोड़ा simple proof मैंने इसीलिए बताया because I don't want to make unnecessarily complications and I don't want to teach unnecessarily wrong thing. अगर किसी बुक में कुछ गलत दिया है तो I don't want to go with that. तो although this might be different from what book you are referring, but this proof is 100% correct and this is what you should be following. इजी है, एकदम सिंपल सा प्रूफ है. ये डायग्राम बनाओ और ये लिख के यू शुड बी गेटिंग मोस्ट ऑफ द मार्क्स. मार्क्स के लिए पढ़ाई करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ाई करो. दैट विल हेल्प यू इन योर लाइफ. सो वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में कैसा है, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी ऑब्वियस ही है, मास कंजर्वेशन है. जैसे बर्नौलीज इक्वेशन अभी हम लोग ने जो पढ़ा, बर्नौलीज इक्वेशन इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. Bernoulli's equation is based on conservation of energy. वर्क एनर्जी थ्योरम भी बोल सकते हैं आप लोग. वर्क एनर्जी थ्योरम से भी Bernoulli's इक्वेशन आएगा, या तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आएगा. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है Bernoulli's इक्वेशन, वर्क एनर्जी थ्योरम पे बेस्ड है Bernoulli's इक्वेशन. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच वी आर स्टडीइंग इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वी ऑलरेडी स्टडीड और उससे हमने निकाला क्या, Bernoulli's इक्वेशन, व्हिच वाज वेरी वेरी इजी. अननेसेसरली अगर तुम कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रूफ देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि Bernoulli's इक्वेशन बहुत हार्ड है, बहुत हाई फाई इंजीनियरिंग लगेगा उसके लिए समझने के लिए. ऐसा कुछ नहीं है. इट इज वेरी वेरी इजी इफ यू अंडरस्टैंड. इट इज जस्ट एनर्जी कंजर्वेशन एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड यू स्टेप वाइज हाउ वी गेट दिस. सिमिलरली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये भी अगर तुम देखोगे ये सब वापस इंजीनियरिंग में आता है. Bernoulli's इक्वेशन भी आएगा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी आएगा, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इवन इन इंजीनियरिंग दे डू नॉट अंडरस्टैंड because they unnecessarily think about those complicated aspect rather than the simple explanations. तो इसीलिए हम लोग इसको कॉम्प्लिकेट न करके I will just say it is law of conservation of mass. तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है वो क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मास. जितना मास पहले है उतना ही मास बाद में होगा. ये तो सब लोग ने पढ़ाई है केमिस्ट्री में. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज मास ऑफ प्रोडक्ट्स. तो वैसा ही हम लोग यहाँ पे फिजिक्स में क्या कर रहे हैं, जितना पानी पाइप में अंदर घुसेगा, मान लो 1 सेकंड में 1 किलो पानी आ रहा है. 1 सेकंड में कितना पानी आ रहा है पाइप से, 1 किलो. तो पानी निकलेगा भी कितना, 1 किलो. अगर नल से 1 किलो पानी 1 सेकंड में आ रहा है तो 1 किलो पानी 1 सेकंड में इस पाइप से बाहर आएगा. ऑब्वियस है, बीच में कोई पाइप पानी थोड़ी खा के जाने वाला है कि 1 किलो आया और आधा किलो निकला, आधा किलो फिर पाइप थोड़ी खा गया. तो दैट इज कॉमन सेंस. 1 किलो पानी आया तो 1 किलो पानी निकलेगा. That itself is equation of continuity. इसी को थोड़ा हाई फाई फॉर्म में वो लोग बोलेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. तो कैसे आएगा, तो लेट मी एक्सप्लेन. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. तो कंटिन्यूटी मतलब क्या, जितना पानी यहां से आ रहा है उतना ही पानी यहां से जा रहा है. तो कंटिन्यूटी मेंटेन्ड है पानी का. जितना पानी यहां से आएगा उतना पानी वहां से जाएगा. तो इसी को थोड़ा सा ऐसा कॉम्प्लिकेट करके ऐसा दिखाएंगे कि मान लो एक पाइप है जिसका वेरिंग क्रॉस सेक्शन. वेरिंग क्रॉस सेक्शन मतलब यहाँ पे पाइप का क्रॉस सेक्शन बड़ा है, यहाँ पाइप ज्यादा चौड़ा है और यहाँ पाइप छोटा है. यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा, कैपिटल ए, और यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा, लेट अस से स्मॉल ए. मान लो पानी, या मान लो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 मान लो, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 मान लो. A1 A2 भी मान सकते हैं. तो दिस इज अवर पाइप. अब मान लो इस पॉइंट पे जब पानी यहां से आ रहा है तो उसका वेलोसिटी है v1, और यहां से जब पानी जा रहा है तो यहां पे वेलोसिटी है v2. तो अब तुम मुझे सोच के बताओ वेलोसिटी किस पॉइंट पे ज्यादा होगा, पॉइंट नंबर 1 पे या पॉइंट नंबर 2 पे. ऑफ कोर्स यू हैव थॉट इट करेक्टली, वेलोसिटी पॉइंट 2 पे ज्यादा होगा, क्योंकि मैंने बताया था तुम्हें लास्ट सेक्शन में कि अगर मान लो एक पाइप लिया है मैंने और इस पाइप में से पानी आ रहा है और मैं इस पाइप को आधा यहां पे बंद करूं
तो जो पानी आएगा वो बहुत जोर से बाहर की तरफ आएगा, हाई वेलोसिटी के साथ आएगा। जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा उतना पानी का वेलोसिटी बढ़ जाएगा। तो दैट इटसेल्फ वाज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो देखो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज दिस इक्वेशन, a1v1 is equal to a2v2, a1v1 is equal to a2v2, दिस इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। यही जो इक्वेशन है इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब ये कैसे डिराइव करेंगे, लेट अस सी द डेरिवेशन। तो डेरिवेशन कैसे होगा, तो लेट अस स्टार्ट बाय कंजर्वेशन ऑफ मास। बाय क्या, कंजर्वेशन ऑफ मास। जितना मास एंटर कर रहा है उतना ही मास लीव करेगा। मास ऑफ वाटर या लिक्विड एंटरिंग 0.1 at 0.1 पर सेकेंड। एक सेकंड में जितना पानी 0.1 पे अंदर आया उतना ही पानी छोड़ेगा या लीव करेगा, लिविंग 0.2 पर सेकेंड। एक सेकंड में जितना पानी 0.1 में अंदर घुसेगा उतना ही पानी एक सेकंड में 0.2 से बाहर निकलेगा, कॉमन सेंस। अब मास को हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मास ऑफ वाटर एंटरिंग एट 0.1 which is density into volume is equal to density into volume at 0.2। अब देखो जितना वॉल्यूम तो सेम होगा, मैंने तुम्हें बताया जितना वॉल्यूम यहां पे उतना ही वॉल्यूम यहां पे एक सेकंड में। तो मास ऑफ वाटर एंटरिंग इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास ऑफ वाटर लिविंग इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ये भी पर सेकंड है, ये भी पर सेकंड है, एक सेकंड। अब वॉल्यूम को हम लोग लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ। तो मान लो ये पानी जो यहां से एक सेकंड में, मान लो एक सेकंड में ये पानी यहां से यहां पहुंचा, एक सेकंड में ये पानी यहां से यहां पहुंचा। लेट अस से डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, L1। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, L1। और एक सेकंड में पानी यहां से यहां पहुंचता है, डिस्टेंस कितना है, L2। L2 डिस्टेंस है। यहाँ पे जो पानी आ रहा है निकल रहा है एक सेकंड में, एक सेकंड में यहां से यहाँ L1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है पानी, और एक सेकंड में यहां से यहाँ L2 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। क्या L1 और L2 इक्वल होगा, नहीं। तुम सोच के बता सकते हो क्या L1 का वैल्यू बड़ा होगा या L2 का वैल्यू बड़ा होगा। यस, यू गेस इट करेक्टली, L2 का वैल्यू बड़ा होगा। L2 कैसा होगा, बड़ा। क्यों, क्योंकि यहाँ एरिया कम है लेकिन वॉल्यूम सेम रखना है। एरिया कैसा है, छोटा, पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम सेम रखना है। तो इसीलिए यहाँ पे पानी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। वेलोसिटी ज्यादा है ना पानी का, यहाँ पे पानी का वेलोसिटी ज्यादा है तो डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करेगा। तो अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो यहाँ का पानी का डिस्टेंस एक सेकंड में L2 होगा जो कि L1 से बड़ा होगा। सो दैट इज अबाउट L1 एंड L2। सो वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूं एरिया इंटू डिस्टेंस। वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूं, एरिया इंटू डिस्टेंस। और यहां पे भी वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूं, एरिया इंटू डिस्टेंस। 0.2 पे एरिया कितना है, A2, और डिस्टेंस कितना है, L2। सो दिस इज अवर इक्वेशन। अब ये कितने टाइम में हुआ, तो कितने टाइम में हुआ, T इज 1 सेकंड। कितना टाइम है, 1 सेकंड। तो 1 सेकंड इसलिए मैं इसको T लिख देता हूं। और यहां पे भी कितना टाइम हुआ, 1 सेकंड। ये पानी भी कितना टाइम में आ रहा है, 1 सेकंड में आ रहा है। अब लेट अस क्लब दिस टू टुगेदर। पहले तो लेट अस कैंसिल ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी दोनों साइड क्या कर दिया, कैंसिल। लेंथ अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको हम लोग वेलोसिटी बोल सकते हैं कि नहीं। तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी। L अपॉन टी, स्पीड बोलो वेलोसिटी बोलो, इस केस में एक ही बात है। तो लेंथ अपॉन टाइम क्या है, वेलोसिटी। तो इसीलिए व्हाट वी कैन राइट इज A1 V1। क्यों ऐसा लिखा मैंने, क्योंकि वेलोसिटी इज यूजिंग वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, therefore A1 V1 becomes equal to A2 V2। So this is our equation of continuity which we have derived successfully। equation of continuity ये हमें चाहिए था और वही हमने derive कर लिया। A1 V1 is A2 V2। तो was this difficult? It is easy itself। देखो और एक तरीका, और भी सिंपल तरीका है इसको समझने का, बट ये एक स्टैंडर्ड प्रूफ है। एक सिंपल और एक तरीका मैं बताऊं तो देखो लॉजिकली तुम निकाल सकते हो, कॉमन सेंस से निकाल सकते हो। कॉमन सेंस वाला प्रूफ भी मैं बताया था, ये एग्जाम में मत लिखो, बट कॉमन सेंस प्रूफ क्या है, ये पाइप लो, इस पाइप का कुछ तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अब मान लो पानी आ रहा है, नल को इसको मैंने कहा लगाया, नल से लगाया, नल पे लगाया,
तो क्या इस पाइप से कुछ पानी आएगा? यस, सम वाटर विल फ्लो थ्रू दिस पाइप। अगर नल चालू है, पानी आ रहा है, तो यहां से भी पानी निकलेगा, और पानी निकल रहा है उसका कुछ तो वेलोसिटी होगा। अब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ तो है, लेट अस से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? ए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? ए। अब मान लो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और वेलोसिटी कितना है? वी। वेलोसिटी कितना है? वी। लेट अस से आई डिक्रीज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने क्या किया? डिक्रीज किया। तो वेलोसिटी बढ़ेगा या घटेगा? ऑब्वियसली वेलोसिटी विल इंक्रीज। जब तुम पाइप को आधा बंद रखोगे तो जोर से पानी आएगा, मतलब वेलोसिटी हाई हो जाएगा। तो दैट मीन्स एरिया कम है तो वेलोसिटी ज्यादा है। एरिया कम कर दिया तो वेलोसिटी ज्यादा है। एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी कम है। एरिया कम है तो वेलोसिटी ज्यादा है। दैट मीन्स area and velocity are inversely proportional to each other. Area is inversely proportional to velocity. Hence, we can write area is some constant into velocity. So, area into velocity is a constant for any point. Hence, we can write A1 V1 is equal to A2 V2. ये simple और भी simple proof हो गया. But what is the problem with this equation or with this derivation is we do not understand the law of conservation of mass here. यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग ऐसा law of conservation of mass यूज करके हमने डिराइव किया, ऐसा नहीं लग रहा है। तो इसीलिए I would better prefer this proof, mass conservation से law of conservation of mass यूज करके हम लोग प्रूव करेंगे, it is more better. But that is also a common sense proof which you can think of, but not write in exam. एग्जाम में ऐसा मत लिखो, एग्जाम में ऐसा लिख दो। ये 1 सेकेंड क्यों लिखा समझ में आया? मास ऑफ वाटर, बिकॉज लेंथ अपॉन टाइम क्या करना है हमें? वेलोसिटी। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब इसके बाद इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बाद लेट अस स्टार्ट विद अवर एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन का क्या क्या यूज है? तो बर्नौलीज इक्वेशन का यूज तो वैसे बहुत सारा है। सी इफ यू गो फॉर एरोडायनेमिक इंजीनियरिंग, जो एरोप्लेन बनाते हैं, रॉकेट बनाते हैं, तो वहां पे तो बर्नौलीज इक्वेशन डेली लाइफ में यूज होगा ही, मतलब रोज के कोर्स में ही बर्नौलीज इक्वेशन रहेगा। बर्नौलीज इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और भी बहुत सारा रहेगा, बट दीज आर द मोस्ट फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ द एरोडायनेमिक्स। एरोप्लेन बनाने का है तो इन दैट यू यूज बर्नौलीज इक्वेशन इन अ वेरी बिग स्केल। बट जो हम लोग फिलहाल चालू कर रहे हैं, स्टार्टिंग में ऐसा एरोप्लेन बनाने का तो नहीं करेंगे हम लोग, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे। अभी थोड़ा पड़ा, फिर आगे थोड़ा पड़ा, ऐसे। तो मान लो सबसे पहला एप्लीकेशन जो बर्नौलीज इक्वेशन का हम लोग ले रहे हैं, दैट इज वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स या तो स्पीड ऑफ इफ्लक्स भी बोलते हैं। इसको टॉरिसेली ने डिराइव किया था, इसीलिए इसको बोलते हैं टॉरिसेलिस लॉ। क्या बोलते हैं इसको? टॉरिसेलिस लॉ। टॉरिसेलिस लॉ। इट इज नथिंग बट अ सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज एप्लीकेशन का एक सिंपल सा एप्लीकेशन। बर्नौलीज इक्वेशन कैसे? अब देखो बर्नौलीज इक्वेशन का ये एप्लीकेशन का फायदा क्या है? तो फायदा तो होता ही है। जैसे मान लो तुम्हारे बिल्डिंग में, सब लोग मोस्टली तो अभी आजकल बिल्डिंग में रहने लग गए, जो बिल्डिंग में रहते हैं तो उधर पानी का शॉर्टेज होता है, तो पानी किसी के घर पे आता है, किसी के घर पे नहीं आता है, तो वहां पे फिर प्रॉब्लम क्या होता है? तो तुम्हें फिर थोड़ा सा उसका साइंस भी समझना चाहिए। किसी के घर पे पानी का प्रेशर ज्यादा क्यों है, किसी के घर पे पानी का प्रेशर कम क्यों है, तो किसी घर पे पानी ज्यादा क्यों आ रहा है, मतलब वेलोसिटी ज्यादा क्यों है, तो ऑल दोस थिंग्स। तो उसका हम लोग बेसिक एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन करने का कोशिश कर रहे हैं कि हाउ डज द वेलोसिटी ऑफ वाटर रिलेट विद द हाइट। चौथे माले पे ज्यादा पानी आता है या ग्राउंड फ्लोर पे ज्यादा पानी आता है, दैट काइंड्स ऑफ थिंग्स। ग्राउंड फ्लोर पे, इफ यू नो, ग्राउंड फ्लोर पे पानी का प्रॉब्लम कम रहता है, और जैसे जैसे तुम ऊपर के फ्लोर में जाओगे तो पानी का प्रॉब्लम ज्यादा आता है। मान लो अगर 15 माले का बिल्डिंग है तो 15वें माले में जरूर पानी का प्रॉब्लम होने का चांस होगा, और ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे उतना प्रॉब्लम होने का चांस नहीं होगा, उधर दूसरा प्रॉब्लम होगा। बट वी डोंट वांट टू गो इनटू ऑल दोस थिंग्स। टॉरिसेलिस लॉ इज व्हाट वी वांट टू सी नाउ। तो मान लो ये एक हमारे पास टैंक है जिसका हाइट है h। मान लो इसमें पानी किधर तक भरा हुआ है? हाइट h तक। हाइट h तक क्या भरा हुआ है? पानी। अब इसमें मान लो मैं क्या करूं? होल करूं। क्या करूं? होल। नीचे यहां पे मैंने क्या किया? होल किया। तो होल किया तो पानी बाहर आएगा कि नहीं? यहां से पानी क्या होगा? बाहर आना चालू होगा। जहां से होल किया है वहां से पानी ऐसे बाहर आएगा, ऐसे पानी बाहर आएगा। तो व्हाट इज द वेलोसिटी विथ विच वाटर कम्स आउट? किस वेलोसिटी से पानी बाहर आएगा?
तो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू स्टडी हियर। तो मान लो ये हमारा वाटर टैंक हो गया, इसमें पानी किस हाइट तक भरा हुआ है, मान लो हाइट h तक भरा हुआ है। कितने हाइट तक? h। यहां पे मैंने एक होल किया, जैसे पाइप निकाला, मान लो तुमने अपने बिल्डिंग में पाइप निकाला, टंकी से एक पाइप बाहर आया, तो पाइप यहां पे बाहर आया, यहां से जो पानी आएगा उसका स्पीड कितना है, दैट इज व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट। तो दैट इज नोन एज स्पीड ऑफ इफ्लक्स। उसको क्या बोलेंगे? स्पीड ऑफ इफ्लक्स। और इसका वैल्यू मैं तुम्हें पहले से बता देता हूं, द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ इफ्लक्स इज रूट ऑफ 2gh। ये वैल्यू आने वाला है, हमारा आंसर ये आने वाला है। अब देखो ये आंसर मैंने पहले से क्यों बता दिया, बिकॉज ये आंसर तुम याद कर सकते हो, काइनेमेटिक इक्वेशंस में भी ये आंसर यूज हुआ था पहले, वेरी फर्स्ट चैप्टर इफ यू स्टडीड वन डायमेंशनल मोशन, काइनेमेटिक इक्वेशंस, तो वहां पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। तो अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को अगर मैं नीचे फेंकूं, हाइट एच ऊपर से नीचे फेंकूं, तो किस वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगा? तो द वेलोसिटी विद व्हिच द ऑब्जेक्ट हिट्स द ग्राउंड इज रूट ऑफ 2gh। तो ऐसा हम लोग ने कंसेप्ट पढ़ा था, बट वो पॉइंट मास के लिए हमने निकाला था। अब यहां पे वही डेरिवेशन फ्लूइड के लिए भी वैलिड नहीं होगा। जो हमने डेरिवेशन वहां पे एक पॉइंट मास के लिए निकाला, वो फ्लूइड के लिए या लिक्विड के लिए वैलिड हो, जरूरी नहीं हो। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे वो डेरिवेशन नहीं सोचेंगे। वेलोसिटी इज रूट 2gh काइनेमेटिक इक्वेशन से नहीं आएगा, इट विल कम बाय बर्नौलीज इक्वेशन, बिकॉज बर्नौलीज इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू फ्लूइड इन मोशन, हाइड्रोडायनेमिक्स। तो यहाँ पे पानी फ्लो हो रहा है, हाइड्रोडायनेमिक्स है, तो यहाँ पे हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन यूज करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद बर्नौलीज इक्वेशन। लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट्स। एक पॉइंट मैंने लिया ऊपर का और एक पॉइंट मैंने लिया नीचे का। पॉइंट नंबर 1 ऊपर, पॉइंट नंबर 2 नीचे। नाउ applying Bernoulli's equation at point number 1 and point number 2, we get this equation P1 plus half rho V1 square plus rho G H1 is equal to P2 plus rho half rho V2 square plus rho G H2। बराबर है कि नहीं? तो this is our Bernoulli's equation applied to point number 1 and point number 2। Now थोड़ा सा सोचना पड़ेगा तुम्हें। देखो पॉइंट नंबर 1 के जस्ट ऊपर क्या है? हवा। पॉइंट नंबर 1 के जस्ट ऊपर क्या है? हवा। पानी के ऊपर तो हवा ही होगा ना, तो वहां पे हवा है, तो वहां पे प्रेशर कितना होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसीलिए मैंने P1 का वैल्यू कितना लिख दिया? P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पॉइंट नंबर 2 के जस्ट बाहर क्या है? पॉइंट नंबर 2 जहां पे नल है, नल के जस्ट बाहर क्या है? हवा है, ऑब्वियस है। नल के जस्ट बाहर क्या होता है? हवा। तो वहां भी प्रेशर कितना होगा? P0। तो पॉइंट नंबर 2 पे प्रेशर कितना है? P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहां भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहां भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नल के बाजू में भी हवा, टंकी के ऊपर भी हवा। टंकी के ऊपर हवा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नल के बाहर हवा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो इज दिस स्टेप क्लियर व्हाई आई एम राइटिंग P1 एंड P2 एज P0? नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म यहां पे हम लोग देख रहे हैं, half rho V1 square। I claim that V1 is 0। मैं क्या बता रहा हूं कि वेलोसिटी V1 कितना है? 0। वेलोसिटी V1 कितना है? 0। अब क्यों 0 है ये थोड़ा समझना पड़ेगा तुम्हें। मान लो जैसे ये अगर मैंने एग्जांपल लिया, ये हमारा टंकी है। टंकी में मैंने एक छोटा सा होल किया, टंकी में, या ये बॉटल में ही ले लो, फिलहाल एक बॉटल में एक मैंने टाचनी लिया और टाचनी से छोटा सा होल किया। छोटा सा होल किया तो पानी थोड़ा सा ही बाहर निकलेगा कि नहीं? कंटिन्यूस निकलेगा, पानी निकलता रहेगा कंटिन्यूस, ऐसे पिचकारी ऐसे पानी बाहर आता रहेगा, कंटिन्यूस बाहर आएगा। बट सोचो थोड़ा, कितना देर लगेगा इस बॉटल को खाली होने में? अगर मैं ये बॉटल को ऐसे पकड़ के रखूं तो कितनी देर में ये बॉटल खाली होगा? एक छोटा सा अगर पिन से मैंने एक छोटा सा होल किया है, तो आफ्टर हाउ मच टाइम विल दिस बॉटल अनफिल और इट विल गेट, पूरा पानी निकल जाएगा। तो आफ्टर हाउ मच टाइम विल इट गेट वेकेंट, पूरा पानी निकल जाएगा। तो आंसर इज, लेट अस से 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा तो लग ही जाएगा, क्योंकि बॉटल में से इधर नीचे जो होल है वो छोटा सा होल है, छोटा सा होल है, तो थोड़ा 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 करके पानी निकलेगा। 1 घंटा लग जाएगा हम लोग को ये ऊपर से नीचे का लेवल देखने में। तो दैट मीन्स
द वेलोसिटी ऑफ दिस लेवल, ये पॉइंट वन, ऊपर का हाईएस्ट पॉइंट क्या था, पॉइंट वन था कि नहीं, पॉइंट वन क्या था, हाईएस्ट पॉइंट था कि नहीं। ये पानी का जो लेवल है बहुत ही धीरे धीरे नीचे जा रहा है, बहुत ही धीरे धीरे नीचे जा रहा है, बहुत ही धीरे धीरे नीचे जा रहा है, बहुत ही धीरे धीरे नीचे जा रहा है। तो व्हाट विल आई अज्यूम द वेलोसिटी ऑफ दिस टॉप लेयर, ये पानी का जो ऊपर का लेयर है इसका वेलोसिटी कितना है, बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट जीरो है। इसीलिए मैंने लिखा v1 को जीरो, v1 का वैल्यू मैंने कितना डाला, जीरो। v1 आई हैव सब्स्टिट्यूटेड एज जीरो बिकॉज द वेलोसिटी इज नेग्लिजिबल। प्लस अब ऊपर वाला पॉइंट है, ये पॉइंट वन ऊपर वाला पॉइंट है, ये पॉइंट कितने हाइट पे है ग्राउंड से, ग्राउंड से कितना हाइट पे है, h हाइट पे है लेकिन ग्राउंड से। तो इसीलिए रो जी एच जो टर्म है इसमें h1 कितना आएगा, h, और रो जी एज इट इज। तो ऐसा हम लोग का ये इक्वेशन बनेगा। और राइट साइड में क्या है, तो राइट साइड में जो ये पानी का ऐसे यहां से जहां मैंने होल किया है, यहां से जो पानी का आ रहा है उसका वेलोसिटी तो है अच्छा खासा, ये जो आ रहा है जैसे सो जो टंकी है, टंकी धीरे 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 खाली होगा, पर नल में से पानी तो फुल स्पीड में आएगा। टंकी का जो वाटर लेवल है वो धीरे 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 कम होगा, टंकी तो बड़ा है तो पानी का लेवल धीरे धीरे कम होगा, पर नल में से तो पानी फुल स्पीड में आएगा। तो यहाँ पे नल है ना ये, तो दिस इज लाइक अ टैप, दिस इज लाइक अ होल। So in that case, the velocity v2 is not negligible. It is high enough, and we call it v. Let us say, which is our purpose of finding this derivation. ये हम लोग v ही तो निकालने के लिए derivation कर रहे हैं, तो इसलिए इसको मैंने क्या बोल दिया, half rho v square. I have substituted v2 as v, which is the unknown quantity in this equation. Plus, अब देखो, ये जो पॉइंट है नल नीचे है, क्या ये नल ऑलमोस्ट मैंने ग्राउंड लेवल पे किया है, यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे नल बनाया, यस। तो हाइट तो जीरो है, ग्राउंड लेवल पे ही तो नल है। तो h2 को मैं क्या लिखेगा, हाइट h2 को मैं क्या लिखेगा, जीरो। तो रो जी जीरो, क्योंकि पॉइंट टू इज एट द ग्राउंड इटसेल्फ, तो इसलिए जीरो लिख दिया। h2 को मैंने क्या लिखा, जीरो। इफ यू सी केयरफुली, ये टर्म गया उसमें तो जीरो है, ये टर्म गया उसमें भी जीरो है, पी नॉट भी गया, दोनों साइड पी नॉट है, दोनों साइड पी नॉट कैंसिल हो जाएगा, पी नॉट हियर पी नॉट देयर कैंसिल्स। What we are left with is our answer. बस आ गया हमारा आंसर, रो जी एच इज इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर, रो रो कैंसिल, 2gh is equal to v square and v is root of 2gh. This is the velocity of efflux, this is the speed of efflux which we have talked about. This is as simple, which is known as Torricelli's law. The velocity of efflux is root of 2gh. और मान लो just in case